केंद्र सरकार भी गाइडलाइंस में कह चुकी है। एनईपी जो आपकी पॉलिसी लागू हुई है उसमें भी इसके बारे में काफ़ी इस पर जोर दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट पे। तो हमें कुछ ऐसे स्किल्स उनको सिखाने होंगे जो प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशंस हैं जिस पर छात्र खरा उतर पाएँ, चाहे हमें उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी हो या बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जानी हो जो उनके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से अलग हों। तो इस प्रकार से रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए अगर मैं कहूँगा आपसे, तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस को करते रहना चाहिए और ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते हो कि आपने कोई एक सब्जेक्ट उनको पास करने के लिए दे दिया, उसके बाद उन्होंने एक अच्छा स्कोर उसमें ले आए और फिर आप का ये जो दौर है वो ख़त्म हो गया। दिस इज़ अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। ये उनको सपोज़ अगर कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और उसमें 6 सेमेस्टर्स हैं, तो हर सेमेस्टर में आपके पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या आप उनको नया सिखाएंगे, क्या चीज़ें आप स्किल से रिलेटेड सिखा रहे हैं, क्या वोकेशनल स्टडीज़ से रिलेटेड सिखा रहे हैं, या लेटेस्ट ट्रेंड में आजकल क्या चल रहा है, कौन कौन से वैल्यू एडिड कोर्सेज हम उनको एक्स्ट्रा बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो मॉडर्न आजकल जो ज़माने की रिक्वायरमेंट है या इंडस्ट्रीज़ जैसा रिक्रूटमेंट के लिए एक कैंडिडेट में जो स्किल वो चाहती हैं, वो स्किल हम ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग करके अगर वहाँ भेजेंगे तो उनके रोज़गार की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं कारण क्या मानते हैं जो लोगों को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को रोज़गार अभी भी उतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए? देखिए, उसके लिए मैंने आपको यही बताया है कि उनका जो नॉलेज का लेवल है वो उस लेवल का नहीं होता है जैसा इंडस्ट्रीज़ एक्सपेक्ट करती हैं। दूसरा, केवल डिग्री कंप्लीट कर लेना ये अपने आप में पूरा नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। दूसरा, एक अगर मैं बहुत ही एम्प्लॉयमेंट की बात करूं पूरे कंट्री की, तो जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें बहुत गिरावट आई है। पहले जो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ा सा वो वैकेंसीज़ में भी कमी हुई है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स बढ़ी हैं, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर की बात करो, टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी जॉब्स मिलती हैं स्टूडेंट को, डिस्टरीज़ और भी बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें निरंतर जॉब स्टूडेंट्स को मिलती हैं। आपका जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है जॉब्स के लिए। हम अपने यहाँ से ही कई स्टूडेंट्स को, सैकड़ों स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेन यही है कि आपका अगर नॉलेज लेवल और आपका के अंदर स्किल्स हैं तो मैं समझता हूँ कि रोज़गार की कमी आपको नहीं रहने वाली है। युवा भारत का निर्माण कैसे कर सकता है, अगर मैं जानना चाहूँ? देखिए, जब तक युवा जो है वो शिक्षित नहीं होगा, मैं कहूँगा कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो उसको अपना जीवन यापन कैसे करना है, उसको अपने जीवन यात्रा को कैसे तय करना है, इसके लिए उसके पास कोई प्लान नहीं होगा और उसका क्या लक्ष्य है वो उसे आसानी से निर्धारित नहीं कर पाएगा। तो शिक्षा इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अहम योगदान प्रदान करती है। शिक्षा से आपको ये पता चलता है कि आपका विज़न क्या है, आपको अपने जीवन में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ तक आप जा सकते हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। तो शिक्षित होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। साक्षरता पे जोर देना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक आदमी को पूर्ण रूप से शिक्षित बनाना जिससे उसे अच्छा रोज़गार मिल पाए या वो अपना कोई स्वरोजगार भी, स्टार्टअप्स जैसे आजकल चल रहा है, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स, अगर कोई वो भी करना चाहे तो उसके लिए भी शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। हाँ, देखा जाता है तमाम सरकारें जो हैं वो लगातार कहती हैं हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। क्या मानते हैं, कितना धरातल पर कितना इम्प्लीमेंट? इसमें ये कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक सही नहीं भी है, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो यूथ, देखिए जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान एक बहुत युवा देश है, बल्कि मैं कहूँगा सबसे युवा देश है जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा है और राजनीति में भी उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है। उनको ये डिसाइड करना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके से वो योगदान कर सकते हैं, कहाँ पे उनको वोट करना चाहिए, कैसा उनका विज़न होना चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो जातिगत राजनीति से अलग हट के एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं या जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। कौन अच्छा काम कर रहा है, किसके पास विज़न है, कौन देश को, समाज को एक अच्छी जगह पर लेके जाना चाहता है, कौन ज़्यादा अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, कौन ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। ये एक शिक्षित व्यक्ति अगर होगा तो मैं समझता हूँ कि वो अपना निर्णय बहुत अच्छे तरीके से ले पाएगा।
मैं अगर जानना चाहूँ कि एक नौकरी के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ती है, तब जाके एक छोटी सी नौकरी लगती है। लेकिन अगर हम राजनीति क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है। हमें पता भी नहीं है कौन है क्या, और हम उसको जिताते हैं, चयन करते हैं उसका, चुनते हैं उसको। तो इसमें थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। देखिए, इसमें भी धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि अब राजनीति में भी बहुत से शिक्षित लोग आ रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ की आपको प्लानिंग करनी है तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। किसी भी मिनिस्ट्री का अगर एग्जीक्यूशन है तो मिनिस्टर को ये पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कितने फंड्स आते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज़ करना है, उसका ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो हो भी पा रहा है कि नहीं, ग्रास रूट लेवल पे वो लोगों को उससे लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, फीडबैक सिस्टम कैसा है। ये सारी चीज़ें जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी तब तक जो इसमें कमियां हैं वो पूरे तरीके से दूर नहीं हो पाएंगी। एक अच्छे और एक बेहतर पॉलिटिक्स लीडर की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने प्रदेश के लिए, सभी के लिए सबसे पहले तो ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो उसके अंदर होना चाहिए। जनता के लिए वो ईमानदार हो, उसके अंदर राज करने की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, अगर वो सेवा प्रदान कर सकता है, तो मैं समझता हूँ किसी भी राजनेता का एक मुख्य गुण जो है वो सेवा देना होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर मैं शुकहाबाद क्षेत्र की बात करूं तो शुकहाबाद क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं विकास कार्यों को लेकर, या उसके अलावा भी जो अभी तक नहीं हुई हैं पिछले कई वर्षों में? देखिए, जहाँ तक कि लोकल रीज़न का प्रश्न है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधार की निरंतर आवश्यकता रहती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बरसात अभी इस पिछले दौर में काफ़ी हुई तो जल भराव की समस्या रहती है, और बहुत सी ऐसी रोड्स हैं जिनको रिपेयर जो वो नहीं हो पाता है टाइमली। लाइट का जो आपूर्ति है, बिजली की आपूर्ति, वो भी उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है जैसा कि आज 21वीं सदी में होनी चाहिए। तो ये सारी छोटी मोटी समस्याएं, सफाई की व्यवस्था थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, चौराहों पे और जो बहुत ज़्यादा भीड़ वाले जगह हैं वहाँ पे अतिक्रमण थोड़ा सा कम होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर के सामने से पेड़ पौधे सब हटा दो, उससे अतिक्रमण हटाना उसको नहीं कहा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि चौराहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पो और ये ई रिक्शा और ये सारे जो लोग ये खड़े हो जाते हैं और जाम जैसी अवस्था हो जाती है, उसको हटाने के लिए कोई प्रबंध तैयार किया जाना चाहिए, उसका कोई रूट मैप होना चाहिए। और जो जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है जिन लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम कहाँ पे और शिफ्ट कर सकते हैं जिससे उनके रोज़गार में भी कमी ना आए और अतिक्रमण भी वहाँ से हट जाए। तो इस प्रकार का व्यवस्था मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन को भी करनी चाहिए, जिला प्रशासन को भी करनी चाहिए, नगर निगम को भी करनी चाहिए, और एक जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी एक डिसिप्लिन का उनको भी पालन करना चाहिए, तभी वो एक अच्छे तरीके से हो पाएगा। गौरव जी, एक बहुत बड़ा सवाल और आखिरी सवाल है ये, आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत से बच्चों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी से बन रहा है, तो क्या माना जाए, मैदान में बहुत सारे, चूँकि नगर निकाय के चुनाव नज़दीक हैं तो बहुत सारे लोग मैदान में, सभी लोग वादे लुभाने वाली बातें करते हैं। आपकी नज़र में ऐसा कौन व्यक्ति अच्छा होना चाहिए जो जनता के हित की, विकास के हित की और क्षेत्र को डेवलपमेंट कर सके? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके पास विज़न होगा, जो ये जानता होगा, ये मैं किसी भी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक यहाँ बहुत छोटी बात नहीं करना चाहता हूँ, अगर उसके पास विज़न होगा कि उसे क्या करना है, उसके पास वर्क प्लान पहले से तैयार होगा, कार्य योजना तैयार होगी कि वो कैसे कैसे उन चीज़ों को अच्छा कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जो पूर्व में नहीं दी गई हैं वो उनको दे सकता है, या उनके लिए वो एक प्लान तैयार कर सकता है या कोशिश कर सकता है, कैसे वो चीज़ों को, जिस चुनाव में उसको जीतना है, कैसे वो चीज़ों को बेहतर कर सकता है, और केवल मतलब वादों में ही नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है। चाहे वो अलग अलग सेक्टर के लिए भी वो मैं बात करना चाहूँगा, गरीबी हटाने के लिए वो क्या कर सकता है, साफ़ सफाई की व्यवस्था या और जो चीज़ें हैं, रोज़गार की व्यवस्था, उनमें वो क्या कर सकता है, या जिस पर्टिकुलर इलेक्शन में है उसका तो ओवरऑल उनका करेक्टर कैसा है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, समाज में कैसे चीज़ों को, सुरक्षा व्यवस्था को, और भी जो सारी चीज़ें हैं उनको कितना अच्छा वो योगदान दे सकते हैं ईमानदारी के साथ, यही उनमें होना चाहिए।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर गौरव यादव जी। इन्होंने बहुत कम शब्दों में एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस क्षेत्र में हम नेता को चुन रहे हैं वो तो उसमें काम करेगा ही करेगा, लेकिन और तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे लोगों को स्वास्थ्य की बात हो, चाहे लोगों की बात अधिकारियों के बीच में दमदारी से रखने की बात हो, इन सब पर खरा उतरे ऐसे ही लीडर को चुनना चाहिए, और ख़ासकर शिक्षित को और ईमानदार को। तो ये आज हमने एक ख़ास शख्सियत से आपकी बात कराई। देखते रहे आर के टीवी। नमस्कार। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।